बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन सिद्दीकी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें 15 से 20 साल पुरानी, तो उस वक्त गैर मुतादी इमराज तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र में हम देखते थे कि उन 50 से 60 साल की उम्र के अफराद उसका शिकार होते थे, जिनमें इमराज कल्ब, ज़ैबितुस, फैटी लीवर, जो आज बहुत ज़्यादा हम बम की तरह देख रहे हैं कि वो शायद एटम बम की तरह हमारे पाकिस्तान में रोनुमा होगा। तीसरी चीज मोटापा। जो मोटापा है, आज हम देखते हैं, अगर 20 साल पुरानी बात करें तो मोटापा हमारे पाकिस्तान में बहुत कम था, क्योंकि चहलकदमी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि गैर मुतादी इमराज बहुत ज्यादा वबा की तरह फैलते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा है। हमारे मुल्क में इस वक्त ज़ायबिटीज के मरीजों की तादाद अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि हर चौथा फर्द जो है वो ज़ायबिटीज का शिकार है। अगर हम फैमिली हिस्ट्री देख लें तो फैमिली में हर घर में मौजूद है ज़ायबिटीज का मरीज। उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम देख रहे हैं वो रहन सहन तरीका है और फास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। ये जो बहुत बड़ा, अगर हम मोटापे की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह जो हम देखेंगे वो फास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल चहलकदमी ना होने के बराबर रह गई। अगर हमें एक छोटी सी शॉप पे गली के कोने में भी जाना है तो हम बाइक यूज करेंगे, अगर हमें मार्केट 3 किलोमीटर भी जाना है तो हम गाड़ी यूज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जबकि अगर हम आज से 20 साल पहले देख लें तो 6 से 7 किलो 8 किलोमीटर चहलकदमी लोगों की रूटीन थी। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ायबिटीज का मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी पेचीदगियों पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की। आज भी हम पेचीदगियों पे बात करेंगे। आज बहुत अहम मौजू है हमारा पेचीदगी का, वो है गुर्दों का फेल हो जाना। पाकिस्तान में एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ अफराद जो है वो इमराज़े गुर्दों का शिकार हैं, जबकि 50,000 सालाना जो है वो गुर्दे फेल हो जाने की वजह से हलाक हो जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो ज़ायबिटीज के मरीजों की है। गुर्दे फेल हो जाते हैं और खामोशी से, और उसके बाद जब हलाकत हो जाती है मरीज की तो पता चलता है कि वो गुर्दे की फेलियर पे उसकी हलाकत हुई है। और यही हम देखते हैं इमराज कल्ब पे। और जो सबसे बड़ी पेचीदगी है ज़ायबिटीज की कि इमराज कल्ब में सबसे ज्यादा हलाकतें होती है ज़ायबिटीज के मरीजों की 80%। और अचानक निगाह का चला जाना, बुलंद फशार खून, ये सारी चीजें ज़ायबिटीज और मोटापा की तरफ हमें इशारा करती हैं। हमारे इसी मौजू पर ज़ायबिटीज की पेचीदगियों के हवाले से हमने आज हमारे स्टूडियो में हमने जहमत दी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शाज कुरैशी साहब, बिजनेस यूनिट हेड है फार्मेवो से। और हमारे अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अशरफ सादिक साहब, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इससे पहले डाउ यूनिवर्सिटी में रिटायर हो चुके हैं पिछले दिनों। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अब्दुल मनान जुनेजो साहब, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं हम आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आगाज करूंगी डॉक्टर अशरफ सादिक साहब से। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ज़ायबिटीज का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम देख रहे हैं वो मोटापा है। अगर हम 20 साल पुरानी बात कर लें तो पाकिस्तान 11वें नंबर पर था ज़ायबिटीज में। 20 से अगर हम 22 साल पुरानी बात कर लें तो ज़ायबिटीज, ना सिर्फ ज़ायबिटीज बल्कि दिल के अमराज में भी बहुत पीछे था, फालिज के अमराज में भी बहुत पीछे था। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं ज़ायबिटीज में चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है, जबकि इमराज़े कल्ब में भी हम बहुत नियरेस्ट खड़े हुए हैं पहले नंबर पे आने के लिए। तो क्या हम एहतियात नहीं कर सकते? क्या हम इस बांध नहीं सकते कि जो हमारा मर्ज हम देख रहे हैं कि आइंदा 5 सालों में या 10 सालों में हम पहले नंबर पे खड़े हो जाएंगे ज़ायबिटीज के हवाले से? तो क्या इक़दाम किए जाएं कि इसकी रोकथाम मुमकिन हो? बड़ा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने कहा कि आज से 10 साल पहले जो हम लोग छुट्टे थे, और अभी जो वर्ल्ड डेटा है कि अगले 3 या 4 साल में हम नंबर 1 पे हो जाएंगे डायबिटीज़ में, इसमें सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के अंदर। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे, जैसे आपने पहले कहा कि लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल जो बिल्कुल सेडेंट्री हो गया हुआ है। मतलब हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और कोई काम नहीं होते। पहले आज से 5 साल 10 साल पहले तक हम लोगों में वॉकिंग बहुत होती थी, बाइक्स बहुत, मोटर बाइक बहुत कम थे,
अब थोड़ी सी काम के लिए भी जो मोटरसाइकिल चला के चले जाते हैं। सही। नंबर एक। नंबर दूसरा है कि फ़ास्ट फूड का है। अब हम लोगों को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है इस्तेमाल इसका, और ख़ास तौर पे जब ये होम डिलीवरी शुरू हो गई है तो हर वक्त जो है रात को 12 बजे जब चाहे आपको आप ऑर्डर करें, आपको ये फ़ास्ट फूड आपको हाज़िर है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमें इसको रोकना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है सबसे पहले इसकी है कि एजुकेशन, हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपनी पब्लिक को कि क्या वजह है जिससे हमारी ट्यूब हुई होती है। ख़ास तौर पे जब देखें कि ये अगर ख़ानदान में अगर माँ को है तो सही। 50% चांस है कि उसको डायबिटीज़ होगी, अगर सब बच्चों में। अगर माँ बाप दोनों को है तो 90 to 100% उसमें होता है। तो अगर हम शुरू से इसको रोकथाम कर लें, और अगर पहले से माँ बाप जो अपनी शुगर को कंट्रोल कर दें, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, फिर हम हेल्थ एजुकेशन दे दें, तो हम इसको रोक सकते हैं। सही। मैं आऊँगी प्रोफेसर मनान जुनेजो की तरफ। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं गुर्दे का फेल हो जाना? ज़ायबिटीज़ के मरीजों में ये बहुत एक बड़ी तादाद है जो हर साल हलाकतें हो जाती हैं। तो क्या कोई अलामात देता है ज़ायबिटीज़ का खासतौर पे मरीज? एक आम फर्द तो अलामात दे रहा होता है, लेकिन क्योंकि अगर उनको हायर इन्फेक्शन भी अगर गुर्दे में हो गया है तो वो उनको पेनलेस होता है, उसको पता ही नहीं चलता। एक स्टोन भी मौजूद है, उसको पता नहीं चलेगा ज़ायबिटीज़ के मरीज को। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मैडम शाहीन, आपने यहाँ K21 में बुलाया। पर्पज़ यही है कि आम लोगों को आगाही देना इस प्रोग्राम का। अब बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दे का फिजिशियन, आपका सवाल मेरा ये है कि डायबिटीज़ के क्या मतलब सिम्टम होते हैं पेशेंट्स को। इस वक्त जो है डायबिटीज़ जो है ना लीडिंग काज ऑफ रीनल फेल्यूर है पूरी दुनिया में। सही। पूरी दुनिया में एज वेल एज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी अगर बात करेंगे तो 1:9 रेशो है, 1:9 रेशो है। अब सिम्टम डिपेंड करता है कि पेशेंट की डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 है। सही। टाइप 1 डायबिटीज़ तो शुरू से ही पता चल जाता है कि बिकॉज दे पेशेंट कांट लिव विदाउट इंसुलिन। सही। ठीक है, तो उनका तो नेचुरल एक हिस्ट्री होती है। टाइप 2 का कोई पता ही नहीं होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन अगर कोई पेशेंट डायग्नोज हुआ है डायबिटीज़, उसमें मैं कहता हूँ कि 4 to 5 ईयर आप ऐड करें, ये पहले से ही डायबिटिक होगा। सही। कि अनडायग्नोज रहते हैं, जैसे आपने फरमाया था कि उनमें सिम्टम नहीं होते। लेकिन जब इनके गुर्दे इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन इज दैट, तो क्या अलामत होती है? गुर्दे डायबिटीज़ में जब इन्वॉल्व होते हैं उनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी उसको जिसको कहते हैं। पहली स्टेज यही होती है, उसमें गुर्दे में हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर यूरिन ज़्यादा बनता है, तो पेशेंट पासेस मोर यूरिन एंड साल्ट वगैरह ये लूज़ करेगा। ठीक है, तो वो कैसे पिक करेंगे? एक तो थर्स्ट वगैरह, पोलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड स्टेज जो है, और GFR जो इस पहली स्टेज है हम पिक करते हैं, तो पेशेंट के हम GFR कराते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी का फंक्शन। नॉर्मली GFR इट शुड बी मोर देन 120 ml पर मिनट, लेकिन इन पेशेंट में ये GFR 160 170 तक चली जाती है। हाइपर फिल्ट्रेशन होती है ना, ड्यू टू मोर ग्लूकोज और अदर सब्सटेंस की वजह से। सेकंड स्टेज में वो साइलेंट स्टेज है। साइलेंट स्टेज मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको, वो डायग्नोज होती है हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, जब आप उनकी बायोप्सी वगैरह करें। यूजुअली हम बायोप्सी करते नहीं हैं, लेकिन लिटरेचर कहता है उनकी बायोप्सी करें तो गुर्दे में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी थिकनेस हो जाती है। स्टेज थर्ड माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया है, मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ दी माइक्रोअल्ब्यूमिन मीन 30 to 300 मिलीग्राम अल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन इन 24 आवर। अब जब माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया की स्टेज होती है तो उस वक्त पेशेंट को आस्ता आस्ता स्वेलिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है। पेरी ऑर्बिटल पफिनेस आँखों के नीचे, या जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे पंजों में पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, वहाँ आप प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा। फोर्थ स्टेज है प्रोटीन्यूरिया, हैवी प्रोटीन्यूरिया होगी, उसमें इतनी प्रोटीन्यूरिया होगी कि मरीज के हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके यूरिन में पेशाब में झाग तो नहीं आती? झाग का मकसद है
फ्रॉदी यूरिन मीन्स पेशेंट इज लूजिंग प्रोटीन्स। आप नॉर्मली भी देखें, हम जब होटलिंग वगैरह करते हैं या एक्सेसिव प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं, उसके बाद अगर पानी हम कम पिएंगे यूरिन फ्रॉदी आता है, तो दैट मीन्स वो प्रोटीन वो तो ट्रांजिएंट टेम्पररी लॉस होती हैं। सही। लेकिन इन पेशेंट्स में फ्रॉदी यूरिन इंडिकेट के दे आर लूजिंग प्रोटीन्स। उस वक्त इन पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। अगर बीपी चेक करें, उसके बाद जो स्टेज 5 रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स एक्सेस जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हैं जो बॉडी में हैं वो खारिज नहीं होते हैं, वो बॉडी में रिटेन हो जाते हैं। यूरिया, क्रेटिनाइन, जब पोटेशियम बढ़ जाता है इन पेशेंट का, बोन बायोकेमिस्ट्री, कैल्शियम लो हो जाता है, फास्फोरस हाई हो जाता है, तो उससे हम पिक कर लेते हैं। और पेशेंट मेन जो प्रॉब्लम होता है उन पेशेंट्स में स्वेलिंग के साथ ब्लड प्रेशर और एनेमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। अच्छा। एनीमिया इज द हॉलमार्क ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD, खून की कमी, क्योंकि गुर्दे का मेन फंक्शन खून बनाना भी है। सो सिम्टम डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द स्टेजेस। लास्ट स्टेज में जब आते हैं पेशेंट, यूरिन जब उनको कम हो जाता है तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो लंग्स में पानी चला जाता है, तो पल्मोनरी एडिमा, सांस की तकलीफ के साथ आते हैं, फेफड़ों में पानी चला जाता है, या यूरिया क्रेटिनाइन बहुत बढ़ जाएगा तो पेशेंट ड्राउजी रहते हैं, मतलब ज़्यादा सोते हैं। एग्जैक्टली। पोटेशियम बढ़ जाता है तो उनका हार्ट पे इफेक्ट है। एसिडोसिस इन पेशेंट में होती है, छाटा ब्रेथ, तो इन पेशेंट में फिर इवन डायलिसिस की स्टेज पे आ जाते हैं ये पेशेंट। सो सिम्टम्स जो हैं डिपेंड अपॉन द स्टेजेस ऑफ द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सही। सर मुझे ये बताएं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और वो मेडिसिन ले रहा है, तो क्या वो महीने में अपना गुर्दों का टेस्ट करवाए, जिससे पता चले कि वो उस वक्त पेचीदगियों की तरफ जा रहा है या उसको गुर्दे का कोई मर्ज लाहक हो रहा है? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मरीज, डायबिटीज का मरीज खास तौर पे करवाए, ताकि उसके गुर्दे जो है उसको पता चलता रहे कि उसकी कारकर्दगी अभी क्या है? गुर्दे की कारकर्दगी सबसे पहले यूरिन DR, यूरिन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा टू सी द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यूरिन चेक करते हैं उस पेशेंट का, यूरिन DR। सही। यूरिन DR मैं कहूँगा इट इज़ द पुअर मैन रीनल बायोप्सी, जो मतलब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूरिन DR सिंपल कराए। लेकिन इंटरप्रिटेशन और यूरिन DR कौन सी लैब में होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे वी कैन डिटेक्ट लॉट ऑफ रीनल प्रॉब्लम, स्टार्ट फ्रॉम द यूरिन का कलर क्या है, pH कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, प्रोटीन आ रही है नहीं आ रही हैं, तो इसमें प्रोटीन्स लॉस होती हैं। तो हमें एक तो ड्यूरेशन डायबिटीज़ मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद यूरिन चेक करेंगे तो प्रोटीन यूरिया आएगा, उनकी आई साइट भी कम हो जाती है। और एज मतलब स्टेज एडवांसेस तो रीनल फंक्शन कराएंगे, यूरिया, क्रेटिनाइन, इलेक्ट्रोलाइट तो वो डिस्टर्ब होंगे, हीमोग्लोबिन लो होगा, सीरम कैल्शियम जो है वो जो है लो हो जाएगा, फास्फोरस हाई हो जाएगा। तो ये पूरी बायोकेमिस्ट्री होती है। इनमें अल्ट्रासाउंड किडनी नॉर्मल होता है। उमूमन लोगों का ये ख्याल होता है, डॉक्टर साहब मेरा तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे गुर्दे फेल हैं? सही। डायबिटिक पेशेंट में नॉर्मल या इवन शुरू में इनलार्ज किडनी होती है ड्यू टू हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से। आखिर में जब एंड स्टेज में आते हैं तो गुर्दे वो मतलब सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पिक कर सकते हैं गुर्दे की बीमारी। सही। मतलब अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और 10 साल हो गए या उसको 5 साल हो गए, तो वो अपने जो यूरिन पास कर रहा है उस पर नजर रखे कि झाग तो नहीं बन रहे। ये भी एक बहुत मतलब वो खुद से इसका मतलब जांच पड़ताल कर सकता है। यूरिन चेक कराए, आंखों का मुआयना कराए, क्योंकि डायबिटीज आंखों पे भी, क्योंकि डायबिटीज के 2 कॉम्प्लिकेशन में है ना, एक माइक्रोवास्कुलर एक मैक्रोवास्कुलर। सही। माइक्रो मीन्स आंखों पे इफेक्ट करे और किडनी पे असर करे, ठीक है ना, और ये न्यूरोपैथी आसाबी निज़ाम जो है नर्व्स का, सही। ठीक है। तो और मैक्रोवास्कुलर उनको हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट को,
या स्ट्रोक हो जाता है, डायबिटिक फुट हो जाता है, तो सही। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अर्ली स्टेज में पिक करने के लिए यही है कि यूरिन में प्रोटीन बताओ। देखना, डीआर से भी पहले आजकल अल्ब्यूमिन क्रेटिनाइन रेशो या यूरिन फॉर माइक्रो अल्ब्यूमिन वो सही। चेक करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब यूरिन में आती है, जब डिग्री ऑफ प्रोटीन यूरिया बढ़ जाती है, तो यूरिन फॉर माइक्रो अल्ब्यूमिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और अर्ली डिटेक्टर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट। सही सही। मैं आऊँगी शाहज़ कुरैशी साहब की तरफ। सर मुझे ये बताएं कि आपका जो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ है, कितने साल का प्रोजेक्ट है ये, और अभी तक आप कितने पेशेंट डिटेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और आप लोग मेरे ख्याल से मार्च से आप लोगों ने ये लॉन्च किया था, और आप मॉल्स में काम कर रहे हैं, स्कूलों पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट आपका प्लान है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज को भी आप थोड़ा सा टारगेट करेंगे। तो कितना टारगेट अभी तक आपने अचीव कर लिया है, कितने पेशेंट डिटेक्ट कर लिए हैं पाकिस्तान में, और कितने शहरों में अभी तक आप काम कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिस शाहीन, आपका और K21 का बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया फार्मिवो को रिप्रेजेंट कराने का यहाँ पे। मैं अपने पैनलिस्ट डॉक्टर जुनेजो और डॉक्टर शहजादी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा इन डिटेल पेशेंट अवेयरनेस के ऊपर और कॉम्प्लिकेशन के ऊपर यहाँ पे बात की। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रही हैं डिस्क्रिमिनेट डायबिटीज़ है एक प्रोजेक्ट नहीं, एक बड़ी कैंपेन है। आपने जैसे बताया कि हमने मार्च 21 में इसका आगाज़ किया, और इसकी बेस ये थी कि पिछले साल जो डेटा डायबिटीज़ की प्रेवलेंस का था, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के पेशेंट जो है वो डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट थे, और तकरीबन 85 लाख पेशेंट उसमें अनडायग्नोज थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट डेटा है 10th एटलस ऑफ IDF, उसमें तकरीबन 3.25 करोड़, जैसे आपने इंट्रो में बताया, 3.25 करोड़ पेशेंट पाकिस्तानी डायबिटिक पॉपुलेशन हो चुकी है, और उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो कि अनडायग्नोज है। तो ये वो बेस थी जहाँ से ये आइडिया इवॉल्व हुआ डिस्कवरिंग डायबिटीज़। चूँकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, जैसे कि सर ने रोशनी डाली कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो हम किस तरीके से, जैसे फार्मिवो का एम है आवर ड्रीम हेल्थियर सोसाइटी, तो हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन करें कि पेशेंट्स को और सोसाइटी को हम सर्व कर सकें। हमने जो इस साल जो हमारा था, हमने तकरीबन 25,000 पेशेंट जो है वो जो है स्क्रीन किए। हम जो एम कर रहे हैं कि अगले साल 2022 में जो है हम तकरीबन 1 मिलियन पेशेंट को जो है वो ट्रैक करेंगे, स्क्रीन करेंगे। जी हाँ। अच्छा, इसमें जैसे डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के मोटो है, वो 3 कंपोनेंट में हम लोग काम कर रहे होते हैं: ट्रैक, कनेक्ट एंड सर्व। अच्छा, ट्रैकिंग स्क्रीनिंग को हम कह रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाने का सोच रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रेड एक्टिविटीज़ मॉल्स में की हैं, ठीक है, हम क्लिनिक्स पे करते हैं, हम हॉस्पिटल पे करते हैं, चेन फार्मेसीज पे कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें पेशेंट जो मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिस जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है हमारा है कनेक्ट। वहाँ से पेशेंट अगर कोई स्क्रीन करता है तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है पेशेंट उस पर रब्ता करता है, वहाँ पे IDF सर्टिफाइड जो हमारे डायबिटिक एजुकेटर्स हैं वो उनको थ्रू करा देते हैं किसी कंसल्टेंट से। सही। और आपको बड़ी हैरत होगी कि फार्मिवो ने तकरीबन 200 ऐसे क्लिनिक इस्टेब्लिश किए हैं पाकिस्तान के सबअर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए। तो हमारे जो 200 जो सेंटर्स हैं या डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो डील कर रहे हैं। तो हम किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर को या कंसल्टेंट को या GP को जो है वो कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे उसको गाइडेंस मिल जाती है। फिर वहाँ से एक और जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है सर्व करने का, तो हम टेली कंसल्टेशन भी फराहम कर देते हैं ऐसे पेशेंट को जो टोल फ्री पे रब्ता कर देते हैं। तो ये एक बड़ी कैंपेन है, और ये तो हमारा पहला साल है जो कि अभी, और जिस तरीके से डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है हम सब के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि हम इसमें कोई ना कोई अपनी वैल्यू एडिशन करें और कौम को कुछ देके जाएं। सही। तो अभी आपने जब ये काम शुरू किया, क्या मुश्किलात आई आपको, और क्या आपने अचीवमेंट की इसमें कि, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी जो पहले आप लोगों को पता नहीं चली होंगी इसमें? अच्छा, मुश्किल इसमें कहने को तो सबसे बड़ी यही है कि हमारी जो कौम है वो लाइफस्टाइल इजी बना लिया है या कॉम्प्लिकेट भी कर लिया है दूसरी सेंस में। अब देखिए, जैसे सर ने कहा कि अब बाइक स्टार्ट की और चले गए। अच्छा, पेशेंट जो है वो ये चाहता है कि उसको अगर डायग्नोज हो गई डायबिटीज़ तो वो फ़ौरन सही हो जाए। तो जाहिर है अब उसको कायल करना है कि वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, तो उसके लिए इसमें मेहनत की ज़रूरत है। जाहिर है उसको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे खास पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि मैं फ़ौरन सही हो जाऊंगा, या तो उन पर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा
अहम रोल प्ले कर रही होती है, जो कि माशाल्लाह हमारी फैकल्टी यहाँ पे जो बैठी है, पैनलिस्ट बैठे हैं, वो बहुत अच्छा एजुकेट कर रहे होते हैं, काउंसिल भी कर रहे होते हैं पेशेंट को, और ज़ाहिर बाय द टाइम ये आगे भी बढ़ेगा सफ़र इंशाल्लाह। सही। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी एक दफ़ा फिर। मुझे बताइएगा कि हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने माहिरीन से मजीद गुफ्तगू करेंगे ज़्यादतीज़ के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में हम सवाल करते हैं, डॉक्टर अशरफ सादिक साहब की तरफ आते हैं और एक दफ़ा फिर हम ज़्यादतीज़ के हवाले से पूछते हैं कि सर मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादतीज़ के मर्ज से बचाव किस तरह मुमकिन होगा। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों में भी मोटापा 45% हम देख रहे हैं, तो किस तरह हम अपनी नई नस्ल को ज़्यादतीज़ के मर्ज से बचा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में सबसे पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें डायग्नोस करना है। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम डायबिटीज़ है, लेकिन उनको सिम्टम्स भी नहीं पता होते। सही। और इसके सिम्टम्स इतने अनस्पेसिफिक हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें एक पेशेंट आता है, कहता है जी मैं थकावट रहती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मैं अपने काम के ऊपर फिर तवज्जो नहीं दे सकता हूँ, मुझे जो रात को नींद नहीं आती है। तो ये अनस्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। सही। फिर स्पेसिफिक उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जी पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, ये सारा कुछ ना। सबसे पहले जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो ये है कि पहले उसको फोर्स ही करे कि अभी इसको ये सिम्टम, स्पेसिफिक सिम्टम शुरू नहीं हुआ बल्कि अनस्पेसिफिक ही है कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, काम में उसकी तवज्जो नहीं होती है, तो वहाँ से उसको पिक करे कि हो सकता है इसको डायबिटीज़ हो। तो उसकी फर्दर हिस्ट्री ले कि जी आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है और बाकी सिम्टम्स क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद फिर जब आता है कि ये है प्रोविजनल डायग्नोज है कि हाँ जी इसको हो सकता है कि इसको डायबिटीज़ हो, फिर उसके बाद हम डायग्नोस शुरू करते हैं। उसका यूरिन डी आर कराया, उसका अपने ब्लड शुगर कराया, उसका HbA1c कराया, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है काउंसलिंग। सबसे पहले तो पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि देखें ये आपको एक ये हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है और नथिंग टू वरी। सही। ठीक है, इसके लिए आप अपने कोशिशें ज़रूर करें लेकिन वरी ना करें। कोशिशों में ये है कि सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपना लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। आप अपना जो है वॉक शुरू करें, आप डाइट को कंट्रोल करें, वेट रिड्यूस करें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सही। अच्छा, अब उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है हमारे लिए जो डॉक्टर्स के लिए काउंसलिंग में, सबसे पहले तो एक तो डॉक्टर के पास टाइम थोड़ा कम होता है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं। उसके लिए हम मतलब बहुत सारी कंपनीज ने एक शुरू किया हुआ है जी डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम, वो बड़ा हेल्पफुल होता है कि पेशेंट को, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसको हम उनको रेफर कर देते हैं कि इनको एजुकेट करें कि हाउ टू मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, वेट रिड्यूस कैसे करना है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब ट्रीटमेंट में होता है कि सबसे पहले हम ये देखें जी उसका कौन सा है, टाइप 1 है, टाइप 2, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे मुश्किल होता है कि जब पेशेंट को काउंसलिंग करना है इंसुलिन के ऊपर, एक वहाँ बड़ा स्टिग्मा है कि जब आप इंसुलिन पे आ गए तो फिर आपके बाद कोई दवा असर नहीं करेगी, गुर्दे फेल कर देगी, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का। डॉक्टर साहब आप छोड़ें जी बस इंसुलिन ही बस टेबल पे रख दें, वो बड़ा मुश्किल मसला होता है उसको समझाना उनको काउंसलिंग करना। और फिर मेडिसिन की मतलब कि उसका रेगुलर मेडिसिन खानी, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट कंप्लायंस वो होनी चाहिए। सही। और मेडिसिन ऐसी नहीं चाहिए कि पेशेंट जो आसानी से खा सके, उसकी ड्रग डोजिंग है वो कंप्लायंट होनी चाहिए। फिर उसको हमें ये बताना है कि जी आपकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। अब कॉम्प्लिकेशन में यह है कि ये डिजीज़ ऐसी है कि ये सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर जगह पे असर करती है। सही, बिल्कुल। लॉस ऑफ एयर होते हैं, आइज़ में आ जाए तो उसमें कैटरेक्ट जल्दी होता है, उसमें नीचे आ जाए चेस्ट के अंदर आ जाए तो उसको टीबी और चेस्ट डिजीज़ होने के चांस होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होना होता है, उसमें नीचे इम्यूनिटी सिस्टम पूरा उसका उसके बाद फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्योंकि उसके बाद फिर पूरे जिस्म के जैसे अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि ये होता है अपने न्यूरोपैथी होती है। तो मतलब ये ऐसी डिजीज़ है जो सर के पाँव से लेके, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर जगह पे असर करती है। तो अगर हम पेशेंट को ये समझा सके कि जी इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है और अगर वो अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ वाकई ऐसी है और उसके हिसाब से चले तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बच सकती हैं। और अगर वो प्रॉपरली नहीं करें
तो फिर ये कि उसको फिर देन ही लैंड्स इनटू कॉम्प्लिकेशन, कुछ ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको हो गया, ये सारा इसका सारा ट्रीटमेंट होता है। सर एक चीज और भी हमने देखी कि एक आम अलामत है कि जो ज़ाबितीस का मर्ज जिसको लाहक हो जाता है और उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसको पेशाब की तादाद बहुत ज़्यादा रात में बढ़ जाती है, मतलब वो 1 से 2 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा उठता है पेशाब करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। बाज़ वक्त हमने लोगों को देखा है, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें ठंड हो गई है थोड़ी सी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का कि हमें ठंड हो गई है इसलिए रात को ज्यादा दो होगा। चीज़ होती है कि एक तो हमें ठंड थी और रात को पानी ज़्यादा पी लेते इसलिए पेशाब आता है, इस वजह से, और लेकिन खासतौर वो पे- मुस्तकिल इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी डायबिटीज को। और जो यहाँ अगर मेल हजरात है, कोई मेल पर्सन है तो एज उसकी 50 प्लस है, तो तो prostate। उसमें प्रोस्टेट के सिम्टम होते हैं, तो वो उनमें मिनाक्यूरिया होते हैं, रात को यूरिन की डिज़ायर होती है। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर का यही है कि पानी ज़्यादा पिएगा तो यूरिन के लिए उठेगा। सही। और दूसरा ये है कि वी शुड मतलब सी द ब्लड शुगर लेवल एंड दिस थिंग, इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री है तो इम्पोर्टेंट उसका चेक करना ही चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर, फैमिली हिस्ट्री बहुत बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये हाँ, जेनेटिक बिल्कुल। फैक्टर है और ये होता है। दूसरी बात ये है कि अगर HbA1c बड़ा अहम टेस्ट है, वो आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है कि आप कितने अरसे से डायबिटिक पेशेंट हैं। सर क्या HbA1c कितना नॉर्मल होता है और क्या हम देखते हैं अगर उसका देखिए HbA1c नॉर्मली जो 6.5 से नीचे होना चाहिए, 6.25 तक होता है, 6.2 6.5 या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं, 6.2 से नीचे तो नॉन डायबिटिक हैं, ठीक है। 6.2 से लेकर 6.5 तक जो प्री डायबिटिक हैं, और 6.5 से ऊपर वो डायबिटिक हैं। सही। ये इसका होता है। अच्छा, अब पहले तो ये था कि हम लोग सोचते थे जी कि अब ये यंग एज है तो इसको हो सकता है इसको टाइप 1 हो और ओल्ड एज में टाइप 2 हो। अब जो आईडीए की गाइडलाइन उसमें है कि अगर आपका HbA1c जो है वो मोर देन 11 है तो आप डायरेक्ट उसको इंसुलिन पे स्टार्ट कर दें। सही। Yeah. मतलब HbA1c अगर 11 पे चला गया है तो आपको डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन शुरू करवानी चाहिए पेशेंट को। मतलब पहले तो हम देखते थे कि बच्चों में 10 साल या 8 साल या 7 साल के बच्चों में हम देखते थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन आज हम देख रहे हैं 10-12 साल के पेशेंट भी हम देख रहे हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा है, क्योंकि बच्चे अब ग्राउंड में खेलते नहीं हैं, खेल कूद उनको पसंद नहीं है, बस मोबाइल में लगे हुए हैं या लैपटॉप उनके पास है और फास्ट फूड उन्होंने मंगवा लिया, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया और वो खा लिया और वहीं लैपटॉप में लगे हुए। ये सबसे बड़ा मतलब एक हम ये कहने जा रहे हैं कि आइंदा 10 सालों में हम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट शायद होने वाला है पाकिस्तान में। इस वक्त जो सूरत हाल गंभीर फास्ट फूड के हवाले से जा रही है और बच्चों में जो मोटापा है वो तो डेफिनेटली अगर 45% उसमें मोटापे का शिकार बच्चे हैं तो हम 10 साल के बाद देखेंगे कि हम पहले नंबर पर खड़े हुए होंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा ये तो जो नया आजकल जो ट्रेंड हुआ है वो यही है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। हर बच्चा जो है ना मोबाइल पे लेकर बैठा हुआ है। इवन माएँ जो है ना बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देती हैं। खाना नहीं खा रहा, बच्चों को साथ में मोबाइल लगा दिया तो बच्चा खाना खा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें डायबिटीज़ के अंदर। सही। और स्कूलों में खासतौर पे सर हमने देखा है स्कूलों में एक्टिविटी खत्म हो गई है। जैसे एक पीरियड होता था खेलों का, बच्चों का, उनकी जिस्मानी एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब वो एक्टिविटी बिल्कुल स्कूलों में खत्म हो चुकी है। मतलब अगर हम ये बात कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 10 साल के बाद होने जा रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो लीवर डिजीज, खासतौर पे जो फैटी लीवर, वो एक बम की तरह फटेगा पाकिस्तान में, क्योंकि मोटापा तो फैटी लीवर लाजमी है और उसमें लीवर का कैंसर आगे जाकर वो लीवर कैंसर ही बनता है, लाजमी सी बात है वो। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है आगाही की। तो जैसे फार्मिंग काम कर रही है स्कूलों में किड्स के वाले से, तो इस तरह हमें मुझे लगता है कि बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए और बच्चों में ख़ास तौर पे इस पर काम करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत। वरना हम, मुझे लगता है कि 10 साल के बाद हम पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। शायद अद्वियात ही होंगी जो छोटे बच्चे भी खा रहे होंगे, नौजवान भी खा रहे होंगे और वो उसी पे ज़िंदगी गुजर रही होगी। इस सिलसिले में मेरी एक सजेशन है कि जैसे फार्मिंग वाले कर रहे हैं ना, तो हर स्कूल के अंदर महीने में एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। तो बच्चे सारे आते हैं, सारे पेरेंट्स आते हैं। अगर उस दिन को ये सिलेक्ट कर लें तो उस दिन क्या होता है कि बच्चे भी स्कूल में होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनकी इकट्ठी एक ही टाइम पे एजुकेशन हो सकती है, ताकि माँ बाप को दोनों, उनको भी एजुकेशन हो जाए और बच्चों को भी हो जाए। तो वो जो दिन है पेरेंट टीचर मीटिंग जिस दिन होती है, उस दिन अगर आप अपना प्रोग्राम मास करें तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। हम अगले फेज़ में होपफुली हमारा प्रोग्राम यही है कि हम स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे हम एजुकेशनल सोसाइटीज़ को एड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ज़ाहिर है चूँकि एक लंबा प्रोसेस है, तो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ हमारी वेबसाइट भी है और इसका टोल फ्री नंबर भी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जिसके घर में या फैमिली में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट मौजूद हैं तो वो ज़रूर इस पर
कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर पे हमारे, और दूसरे डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे रिस्क असेसमेंट का स्कोर आता है, तो आप लोग अगर उस पर स्कोर अपना करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप डायबिटीज़ की कितने करीब है। तो मेरा ख्याल है आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फिर हमारे मेरे ख्याल से आपके 4 क्वेश्चन उस पर हैं जी कि फैमिली हिस्ट्री है, जी एक जी कमर का मेरे ख्याल से साइज जी, है, एज के मुतालिक है, फैमिली है। इंडस्ट्री है, आप एक्सरसाइज या फिर वर्जिश वगैरह में कितने इंगेज होते हैं, और डाइटरी हैबिट्स क्या है, तो ये तमाम 4 तरह की चीजें जिससे स्कोर निकल जाता है, तो उससे असेसमेंट हो जाती है कि भाई आपको डायबिटीज या शुगर होने के कितने चांसेस है। तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हम वो कर लें, ताकि हम अवेयरनेस ही हमारा एक मसला है, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो मेरे ख्याल हमें एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब ये 4 चीजें हैं, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री मौजूद है तो आप एक नंबर अपने उसमें प्लस कर लें, जी, और अगर आपकी कमर का साइज जो है वो 32 से ज्यादा है, और तो वो आप फिर नंबर प्लस कर लें जी। फिर आप अगर आपकी हैबिट्स है फास्ट फूड तो फिर आप प्लस कर लें, आपकी हैबिट है कि आप बिल्कुल चहलकदमी नहीं कर रहे या वर्जिश आपकी रूटीन में नहीं है, बिल्कुल, तो चार अगर ये आपके पास सर्कल मौजूद है तो आप मतलब प्री डायबिटिक है या डायबिटिक हो चुके हैं आप, लेकिन आप बेखबर हैं उससे कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। इस सिलसिले में मीडिया का बड़ा रोल है। देखिए हमारा जो था ना वो तो एक्सपोजर होता है जब पेशेंट हमारे पास आता है। सही। मीडिया का बड़ा इतना है कि हर पेशेंट, हर बंदा जो है हर घर के अंदर टीवी चल रहा होता है, हर घर के अंदर, तो मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया इसको सही तरह से, जैसे आजकल ये पूरा हफ्ता जो चला ये डायबिटिक वीक था, इस वीक में सारे अगर फार्म जितनी भी चैनल्स है अगर सारे उसी के जो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ये मैसेज पहुंच जाता है और बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है क्या, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और क्या इसकी स्कोरिंग करके कैसे आदमी पता चल सकता है। अभी भी वक्त नहीं है, जैसे मतलब बड़ा आसान सा ही 4 स्कोर है। अगर हर चैनल वाला अगर रोज़ एक दफ़ा, हार्डली इट विल टेक अबाउट 1 or 2 मिनट, अगर वो चलाना शुरू कर दें तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी और उनको मतलब प्री डायबिटिक उनको पता चल जाएगा भाई मतलब वो आर नियर टू डायबिटीज़। सही, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो आपकी पूरी बॉडी पे मतलब इन्वॉल्व हो जाता है, और पेचीदगियां आपको 10 साल के बाद अगर आप लाइफस्टाइल आपने चेंज नहीं किया तो पेचीदगियां होनी ही होनी है, और इम्बात उसमें बहुत ज्यादा है। डायबिटीज को हम ये भी कह सकते हैं खामोश कातिल है, मतलब वो आपके जिस्म के आज़ा को फेल करता जाता है अंदर ही अंदर, दीमक की तरह, जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है, और वो उसी तरह डायबिटीज जो है वो आपके जिस्म को खाता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जिस्म जो है वो अंदर से खोखला होता चला जा रहा है, और एक वक्त ये आता है कि आज़ा के फेल होने की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। इसमें मैडम साहब दूसरा ये है कि कंप्लायंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तो प्रिवेंशन पे हम काउंसलिंग अवेयरनेस वो तो फंडामेंटल है। सही। उसके बाद क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर अगर मुझे हो गया तो ये पूरी लाइफ होगा या टेम्पररी मेडिकेशन खाऊंगा। सही। तो उसको अगेन वी शुड काउंसिल करना है। उसके बाद ऐसी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करें को वो बेचारा अफोर्ड कर सकते हैं। सही। क्योंकि उनको जो है ना पूरी लाइफ ये मेडिसिन खानी है। अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाएगा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर की मेडिसिन डायबिटीज़ की नहीं खाएगा तो वी हैव टू सिलेक्ट द मतलब ऐसी जो इकोनॉमिकल मेडिकेशन हो कि पेशेंट का कंप्लायंस सही रहे। अदरवाइज आप आजकल देखें कितनी महंगाई हो गई, ही कांट अफोर्ड द मेडिकेशंस। तो मैं सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फार्म कंपनी जो भी कंपनीज हैं मेडिसिन ऐसी मतलब हो जो जिसमें पेशेंट इजीली अफोर्ड कर सके, तो उसमें कंप्लायंस सही रहेगा। कंप्लायंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर हम तो ये कहते हैं कि मर्ज लाहक ही ना हो, मतलब हम इतनी एहतियात कर लें, बात है ये बिल्कुल कि वो मर्ज लाहक ही ना, और फिर अगर मर्ज लाहक हो गया है तो उसमें 3 चीजें और अहम है। एक तो आपकी ग़िज़ा, फिर आपकी एक्सरसाइज अगर आप 40 मिनट की चहलकदमी कर रहे हैं तो उस पर डायबिटीज का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, मतलब आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सकता है। मेडिसिन आप वक्त पर लें, और खास तौर पे चहलकदमी आप मेडिसिन की तादाद बढ़ा दें और खाना बहुत ज्यादा आप फास्ट फूड खा रहे हैं या मीठा आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आप चहलकदमी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन इतनी मेरे ख्याल से उस पर असर नहीं होगा जितना होना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब पेशेंट को बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो अब उसको समझाते हैं कि सब आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो उनका पहला सवाल होता है डॉक्टर साहब इसको छोड़ें, बस आप दवाई लेते हैं। मतलब उनको सबसे बड़ा जो परस्यू करना जो होता है कन्फ्यूज करना, वो इस मर्ज ये होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। उनका पहली प्रेफरेंस ये होता है कि डॉक्टर साहब अच्छी मेडिसिन लिख दें, ये नहीं हो सकेगा, आप सुबह हम उठते हैं ऑफिस जाना होता है, फिर ये होता है। चूँकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन में हर जो लोग हैं वो 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब उसके पास इतना उनको टाइम ही नहीं होता।
फिर हमारे पास इतनी जिम भी नहीं है कोई जाके चले जाए उस टाइम चले। सही। तीसरा ये कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आजकल आपको पता है वैसे ही बड़ा अनसेफ होता है कि सुबह सुबह जी, जाके उसमें बिल्कुल। जाएं। फिर हमारे पास इतने पार्क्स ही नहीं है कि जो करीब करीब लोगों के हों जाके अपनी वो कर सकें। तो बहुत सही। मल्टी फैक्टर हैं जिस पे वो पेशेंट का पहले कहते थे डॉक्टर साहब बस छोड़े ना, अब हमें मेडिसिन लिख दें, बस मेडिसिन खा लेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन सर इसमें भी हम मैनेज कर सकते हैं अगर आप मेरे ख्याल से अपने घर में ही अपने 10,000 कदम या 1,000 कदम भी आप ऑफिस जाने से पहले या उठे हैं आप 10,000 कदम घर में ही चल लें, एक रूम में भी हम 10 कदम चल सकते हैं, आप इसको और काउंट कर लें, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप 2,000 से अगर 1,000 से शुरू करें तो हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लोग थोड़ा सा अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से भी इसको नहीं कर पा रहे होते। चलिए आप बाहर ना निकले लेकिन आप अंदर घर में भी चहलकदमी कर सकते हैं, हम तो पेशेंट को बहुत समझाते नमाज हैं। खड़े होकर पढ़ सकते हैं, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी मतलब एक्सरसाइज एक होती है प्रॉपर। अगर आप खड़े होकर नमाज पढ़ें, खासतौर पर ईशा की नमाज अगर आप देख लें इतनी लंबी होती है कि आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं साहब वो हमारे पास पार्क्स नहीं है, कहाँ है, मैं उनको कहता हूँ आप फ्लैट में रहते हैं, कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा बड़ा आसान है, आप सुबह शाम जो है 10-10 दफा सीढ़ियाँ उतरने चढ़नी शुरू कर दें। आपके 10 हर फ्लैट के अंदर सीढ़ी हैं, मतलब सुबह से लेके पहले 5 दफ़ा ऊपर चढ़ें, 5 दफ़ा उतरें सुबह में और 5 दफ़ा शाम करें, तो आपको 25 मिनट की हो जाएगी बात। वैसे भी कहते हैं हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि भाई 35 मिनट्स का फॉर 5 डेज अ वीक अगर आप करें तो आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, आपकी शुगर कम होने के चांस है, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप अपने सीढ़ियाँ छोड़ शुरू कर दें, सुबह 5 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, फिर शाम 5 दफ़ा सीढ़ियाँ, इजीली यू कैन मैनेज इट। सही। सर मुझे ये बताएं कि फ्रूट से खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट, बच्चे तो खैर बिल्कुल फ्रूट से दूर ही हो गए, मतलब फास्ट फूड तो देखेंगे तो फास्ट फूड नजर आएगा आपको, लेकिन बच्चे तो बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं फ्रूट से खास तौर पे। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्रूट्स किस तरह मतलब हेल्दी है उनके लिए, किस तरह इस्तेमाल करें, किस वक्त इस्तेमाल करें फ्रूट्स? देखिए फ्रूट्स हैं बहुत, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं वो तो दे आर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। अब देखना ये है कि पेशेंट की मतलब उसकी जो डायबिटीज किस स्टेज पे है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो उस वक्त हम उनको मना करते हैं। और ख़ास तौर पे 5 या 6 फ्रूट ऐसे हैं, आम, अंगूर, चीकू, खजूर, पाइनएप्पल, शरीफा, ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो इनसे एहतियात करनी चाहिए। सही। और जो दूसरे हैं मतलब अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो दे कैन ईजिली टेक, जैसे आप एक एप्पल ले सकते हैं, आप पियर ले सकते हैं, आप पीच ले सकते हैं, तो ये वो और उनको लेना भी चाहिए बिकॉज दिस आर नेचुरल सोर्स ऑफ सही, उसमें फाइबर भी ज्यादा तादाद फाइबर में। भी ज़्यादा होता है। तो ये उनको हमें चाहिए कि हम मतलब पेशेंट्स को कि हमको कन्विंस करें कि ये चीज़ें आप लें और ये वाले जो फ्रूट जो ज़्यादा है मतलब मीठे हैं वो नहीं लें। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि बच्चे तो बिल्कुल जो है फ्रूट से दूर हो गए। सही। उसकी वजह सबसे बड़ा देखें आजकल सबके बच्चों में जो बड़ा मेन प्रॉब्लम टीचिंग का है, सबके टीचर उल्टे सीधे सारे होते हैं और सब ने ब्रेसेस लगाए हुए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि बच्चों में फ्रूट नहीं खाते ना। पुराने ज़माने में हम सेब खाते थे, च्यू करके खाते थे, सही। अब च्यूइंग वाला सिस्टम ही खत्म हो गया हुआ है ना। तो इस सही। वजह से लोगों को जो सबसे बच्चों में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो टीचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर बच्चों फ्रूट खाएं और फ्रूट भी च्यू करके खाएं तो उनके जो दांतों का बहुत सारा मसला हल हो सकता है। सर सही। की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जूसेस जो है ना वो रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं आमतौर से, जो डब्बे वाले जूस ज़ाहिर उसमें प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल केमिकल्स डले होते हैं तो वो नुकसानदेह ही साबित होते हैं। लेकिन सर जैसे बात कर रहे हैं कि फाइबर के साथ ही अगर आप फ्रूट खाएं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ज़ाहिर वो ज़रूरी भी है। सही। अगेन फिर ये इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर कोई पेशेंट है जिसका डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर में आते हैं, तो उसमें फ्रूट्स अगेन कुछ ऐसे फ्रूट हम मना करते हैं जिसमें पोटेशियम कंटेनिंग जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, सही। जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो उनको कहते हैं न खाएं। और दूसरा जो मेलून, वाटर मेलून, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि बेचारे पेशेंट्स उनको यूरिन आउटपुट कम होता है, यूरिन कम पास करते हैं। अगर वो एक्सेस इनटेक लेंगे एक पानी फिर ऐसे वाटर मेलून वगैरह, तो फिर वो अगेन पल्मोनरी एडिमा में चले जाते हैं या पोटेशियम बढ़ जाता है। जैसे डेट्स है, खजूर है, केला है, अवॉइड करना चाहिए। वो उसके साथ जैसे लेमन है वो भी नहीं खाना चाहिए। मतलब जो रीनल फेलियर में है, अगर हेल्दी है तो वो तो ले सकता है, जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया कि दे कैन टेक। और दूसरा ब्लड शुगर, मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, पेशेंट ब्लड शुगर जब किडनी इन्वॉल्व होती है तो उनकी हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स होते हैं, सही। ब्लड शुगर लो होना शुरू होती है, सही। फिर वो खुश होते हैं पेशेंट्स के
हमारी शुगर तो अभी कंट्रोल हो गई है। सही। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, हमारी तो आजकल तो शुगर कंट्रोल है और आप कह रहे हैं गुर्दे फेल हो गए। सर हमारे उस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, शाज़ कुरैशी साहब की, सर डॉक्टर अशरफ सादिक साहब की, प्रोफेसर अब्दुल मन्नान जुनेजा साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बात वहीं आ जाती है कि अगर पाकिस्तान में मोटापे पर काबू नहीं पाया गया तो गैर मुतअद्दी अमराज हमारे यहाँ बम की शक्ल, मतलब एक वबा जो फैल रही है ये बहुत बुरी वबा की तरह फैलती चली जाएगी। अगर हमने मोटापे पे काबू पा लिया तो पाकिस्तान फिर चौथे नंबर पे खड़ा होगा, अदरवाइज पहले नंबर पे खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के साथ हमारे प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।